हो गया। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके पीछे कारण है कि सपने तो हर कोई देखता है कि हमको ये बनना है वो बनना है, लेकिन बनना कैसे है उसके लिए देना पड़ता है एग्जाम। और एग्जाम क्वालिफाई कैसे होता है? एग्जाम के लिए आपको रणनीति समझनी होती है, रणनीति बनानी होती है। कोई भी रणनीति आपको सिलेक्शन दिला दे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी है कि अगर आपने रणनीति का पालन किया तो आप दूसरे लोगों की अपेक्षा कहीं आगे और कहीं बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और यही तो चाहिए है, क्योंकि अपने आप को जितना इंप्रूव करेंगे आप उतना ही ज्यादा आप आगे जाएंगे। इसीलिए आज हमने देखिए टॉपिक भी रखा है टारगेट 2024। यानी 2024 में एक तो देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के बाद एक सरकार भी बनने वाली है जो भी पार्टी आएगी। दूसरा आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण ईयर है, क्योंकि हमारे देश में जो भर्तियों के बारे में कहा जाता है, हमारे यहाँ भर्तियां जो होती हैं, सिलेक्शन होते हैं, वो बेसिकली चुनावी प्रक्रिया का पार्ट हैं। जैसे चुनाव आते हैं वैसे सिलेक्शन होने लगते हैं, रिजल्ट आने लगते हैं और फॉर्म आने लगते हैं। ये सारा कुछ चलता रहता है, क्योंकि भारत में क्या होता है ना, एग्जाम पंचवर्षीय योजना बन चुके हैं। एक एग्जाम कराइए 5 साल के लिए, आराम से पूरा प्रोसीजर चलाइए। अब तो आज हम लोग देखेंगे टारगेट 2024। इसमें हम लोगों को सबसे पहली बात तो यह है कि आप देश में रहते हैं और देश का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इतना तो फिक्स है कि हर एग्जाम में आपका सामना होगा इन सभी विषयों से। जैसे कि आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी और साथ में पढ़नी पड़ेगी जीएस। ये कंपलसरी है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो सवाल उठता है कि ये फिर अगर हर कुछ पढ़ना ही है तो डिफरेंस कहाँ रह गया एग्जाम में? ये सवाल तो उठता है ना बाबू, कि मानकर चलिए हमको सब कुछ पढ़ना है तो फिर क्या अंतर रह गया? फिर तो हम पटवारी का क्यों देंगे, फिर हम आईएएस का देंगे सीधे। अंतर है इनकी गहराई में। जैसे समझिए हर एग्जाम में आपको एक गहराई तक जाना होता है। जैसे जो लोग पीएचडी करते हैं, मानकर चलिए ये कोई सागर है, ये समुद्र किस चीज का, ज्ञान का। अब मान लीजिए इनको ग्रुप डी में एग्जाम देना है तो उनको इतनी गहराई तक उतरना पड़ेगा, किसमें, जीएस में। वहीं इंग्लिश में और कम गहराई जानी पड़ेगी और मैथ में और अधिक गहराई तक जाना पड़ेगा। तो उसका क्या है, कुछ सब्जेक्ट उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं तो उन सब्जेक्ट में आपको ज्यादा गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसी प्रकार जिनको प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है, वो एकदम एक सब्जेक्ट में अंदर तक गहराई तक गोते लगाते हैं और बाहर निकलते हैं तृप्त होकर। तब उनको लगता है कि नहीं, अब मैं अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं बेहतर हूं, क्योंकि इन भाई साहब को क्या करना है, भविष्य में रिसर्च करना है और नए लोगों के लिए नया नया कंटेंट तैयार करना है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले होते हैं, यानी कि सभी के सभी स्टूडेंट, उनको सबसे पहली चीज ये मान लेना है कि उनको ये सारे में से पढ़ने हैं, इसमें कोई रियायत नहीं है। हाँ, एक चीज आपके साथ अच्छी है कि आपको जो भी एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको कम से कम ये बात पहले से पता रहेगी कि हमको ये एग्जाम देना है। उस एग्जाम का आपका सिलेबस मिलेगा और साथ ही साथ सिलेबस के साथ आपको देखना है कि पिछले 5-7 सालों में या 10 सालों में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। क्योंकि हर एग्जाम में आप ये देखते होंगे, ये तो दिया ही रहता है कि इस एग्जाम में मैथ से 20 क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आने हैं। इस तरह से क्राइटेरिया बटा रहता है। तो आप जिस किसी चीज का एग्जाम देने वाले हो, इन सभी सब्जेक्ट को मान लीजिएगा 100%। अब करना क्या है, आप जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें अगर मैथ का रोल है 40%, तो इसका मतलब है ये रहा 40%। अब आपको इतना क्या करना है, मैथ, और मैथ का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ हो गया क्योंकि 40% बहुत ज्यादा कहलाता है। तो इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि अब आपको क्या करना है, मैथ पर बहुत ध्यान देना है और मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसी प्रकार अगर आपको जानकारी है कि इंग्लिश का रोल 30% है, तो इसका मतलब है कि इंग्लिश पर भी आपको पर्याप्त ध्यान देना है। ओवरऑल कितना हो गया, 40 + 30, इसका मतलब हो गया 70%। अब बचा है 30%। इस 30% में आपका रीजनिंग, जीएस। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर एग्जाम में ऐसी डिमांड है तो ये एग्जाम मैथ और इंग्लिश ओरिएंटेड है। आप जीएस हल्का कर सकते हैं, रीजनिंग पर कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अनदेखी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, जो सिलेक्ट भी होते हैं बहुत कम नंबरों से आगे रहते हैं आपसे। इसीलिए किसी भी चीज़ की अनदेखी नहीं करनी है। तो पहली चीज़ मैथ में आपको वर्क करना है और एक बेसिक स्तर की मैथ आपको आनी ही चाहिए। अब सोच कर देखिए, आप किसी भी पोस्ट में हो गए, अब उन्होंने पूछ दिया टेल मी अबाउट नेचुरल नंबर। अब आप मुंह आए वहाँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जबकि पढ़ा सब कुछ है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। आप किसी भी पोस्ट में जाइए, लेकिन आपसे पूछ दिया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ऑड इवन क्या होता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश, अब मान लीजिए आपको ठीक है देश में रहकर काम करना है, देश की भाषा हिंदी है, अच्छी बात है,
हिंदी आपको आनी चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए बैंक में हैं और वहाँ कोई बाहरी व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति आ गया, अब उसने आपसे पूछना शुरू किया कि टेल मी अबाउट माई योर अकाउंट। अब आप उसका मुंह देख रहे हैं कि तो इंग्लिश में पूछ रहा है, अब क्या करें? तो इसीलिए आपको एक बेसिक स्तर की इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप उसके हाव भाव को समझ सकें, वो क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझ सकें और उसको एक बेसिक सा आंसर दे सकें। अगर इतना ही नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या मतलब रह गया सिलेक्ट होने का? क्योंकि सिलेक्शन तो एक टैग हो जाता है ना कि आप बहुत होशियार हैं, भले ही आपको कुछ आता हो या ना आता हो। अब कैसे सिलेक्ट हुए हैं ये अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आप पर एक टैग लगा दिया जाता है सरकार का कि आप बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और देश के अन्य युवाओं से बहुत अच्छी स्थिति में हैं, भले ही आप पटवारी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आजकल वैसे भी आप देख रहे होंगे अगर आप पटवारी भी हैं तो दहेज तो अच्छा खासा मोटा मिल जाता है, 15-20 लाख से नीचे तो गिरता नहीं है। हालांकि दहेज प्रथा को न जाने कब से बंद कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, चलिए आगे, ये सब सामाजिक मुद्दे हैं, इन पर अलग से बात की जाएगी। रीजनिंग, अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए आप जहां पर भी काम करते हैं, आप डेली सुबह से लेकर शाम तक भी जो काम करते हैं उसमें क्या ये संभव है कि बिना दिमाग को खगोले हुए कोई काम हो सके? रीजनिंग क्या करती है, कोई एक विषय नहीं है रीजनिंग, बल्कि हर विषय का एक मिक्सचर है। और रीजनिंग आपके दिमाग को, आपके लॉजिक को मजबूत करती है ताकि आप सामने वाले से जो बात कहें बड़ा सोच समझ कर कहें और आपकी हर बात का कोई मतलब हो। देखिएगा कुछ लोग गांव में जैसे बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो पता पड़ा कहीं भूत की बात करेंगे, कहीं प्रेत की बात करेंगे, कहीं बात करेंगे किसी के घर के अंदरूनी मामलों की। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ना रहें, आप एक समझदार इंसान रहें, इसके लिए कहा जाता है कि आप रीजनिंग पढ़िए। हालांकि जब आप बैंक का एग्जाम देते हैं तो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर बैंक में जाना है बाबू तो बैंक में क्या होता है, पैसे का लेन देन, अलग अलग तरह के खाता, इन सब में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बाबू तुम बाकी चीज़ तो ठीक है लेकिन तुमको रीजनिंग अच्छी आनी चाहिए। और अब बात करते हैं अपने विषय के बारे में, यानी जीएस के बारे में। ये सारी चीज़ें तो आपको इनके जो टीचर हैं वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। हमने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि आपको ऐसे तय करना है कि आप जो एग्जाम देना चाहते हैं उसमें किस पोर्शन का कितना ज़्यादा रोल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पोर्शन की, यानी जीएस की। देखिए जीएस क्या है, एक सागर है, समुद्र है। दो शब्द होते हैं, एक होता है जीके, एक होता है जीएस। और जीके का होता है बाबू, जीके वो होता है जो बस में बैठते थे या ट्रेन में सफर करते थे जब आप, तो एक किताब मिलती थी 5-10 रुपए की, उसमें लिखा रहता भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, ये किताब होती थी जीके। तो आपसे एग्जाम में आजकल जीके नहीं पूछा जाता है, जनरल स्टडीज यानी जीएस। जीएस का मतलब होता है कि आपको उन सभी चीज़ों को जानना है जो आपके आसपास चल रही हैं, ये होता है जनरल स्टडीज। यानी साइंस को आपको उस तरह से नहीं जानना है कि 12th वाले स्टूडेंट जो जानते हैं, बल्कि आपको साइंस के उन पहलुओं को जानना है जो आपके साथ घटित होते हैं। जैसे आप गए, आपने चिप्स का पैकेट लिया, उसको फाड़ा, अब वो क्वेश्चन पूछ देगा कि ये बताइए जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है। वो पूछ देगा एग्जामिनर कि जब आप कोल्ड ड्रिंक को ढक्कन ओपन करते हैं तो झाग निकलती है, वो किस गैस के कारण निकलती है। वो पूछ देगा ये बताइए आपके कपड़े जब बहुत गंदे हो जाते हैं तो गर्म पानी में क्यों धुलते हैं आप। ये सब काम तो आप कर रहे हैं ना, आप ये भी देखते होंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये भी देखते होंगे आप, रेनबो जिसको कहते हैं। आपसे ये पूछ देगा ये बताइए इतने सारे रंग हमको अलग अलग तरह के बादल क्यों दिखाई देते हैं। आपको ये पूछ देगा कि आप किसी चीज को क्यों देख पा रहे हैं। तो ये होता है जनरल स्टडीज। इसी प्रकार से पॉलिटी में पूछ देगा आपसे, ये पॉलिटी में किस तरह से पूछेगा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, हमारे संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा, प्रस्तावना को कब शामिल किया गया, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं, राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं। साथ ही पूछ देगा न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका, हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। और जब हिस्ट्री पॉलिटी आप पढ़ लेंगे तो बात होती है ज्योग्राफी की, अपने आसपास के बारे में, पर्वत पठार मैदान नदियां सागर, इनके बारे में जानेंगे आप। जब इनको जानेंगे तो अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि उसी पर्यावरण के कारण ही तो आप जीवित हैं, जो सांस ले पा रहे हैं, जो पेड़ पौधों से जो प्राप्त हो रहा है उसको खा पा रहे हैं, अपने आसपास जीव जंतुओं को देख पा रहे हैं। ये सब किस में है? एनवायरमेंट में। इकोनॉमिक्स, जब सब कुछ हो जाता है तो मेन मसला आता है पैसे का। कहा जाता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले जो आपके सबसे करीब है वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जिसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे उन रुपयों से, जब आप ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे तो वो दूर होने लगेगा, जायज़ सी बात है। इसलिए इन सबको पढ़कर भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। तब फायदा है जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इस इकोनॉमिक्स से सीखेंगे कि देश में रुपया पैसा कैसे आता जाता है, व्यापार कैसे होता है,
इन सब के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे साइंस और साइंस टेक, क्योंकि विज्ञान को पढ़े बिना आपके दिमाग का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है, यानी कि आपकी सोच तार्किक नहीं हो सकती है। इसलिए विज्ञान को पढ़ेंगे। और इन सब को पढ़ने के बाद डेली टू डेली मसले जो चलते रहते हैं कि देश में क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, जो कि इन्हीं से संबंधित होंगे, या तो हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, साइंस टेक से, जो ये मसले होते हैं इसको कहते हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का भौकाल बना रहता है मार्केट में, तरह तरह की मैगजीन, पत्रिकाएं, अलग अलग तरह की क्लासेस। लेकिन ध्यान रखना बाबू, ये समुद्र है, इसकी थाह हमें मालूम है, इसलिए चिंता न करना। जब करंट अफेयर की बात आएगी तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। यहां तक कि हम लोगों की योजना ये भी है कि आपको संडे टू संडे पूरे एक सप्ताह का करंट अफेयर, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे वहां काम आएगा, उसको कराया जाए। आगे इसके बारे में आपको और दूसरी क्लासों में बताया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अभी के लिए हमारी योजना क्या है, अभी क्या कराना चाहते हैं। तो देखिए, इन सारे विषयों को पढ़कर आप अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे ये जरूरी नहीं है, और ना ही ज्ञाता बनना है, क्योंकि स्कॉलर बनकर करेंगे क्या, चाहिए एक जॉब है। तो जॉब के हिसाब से आपको बहुत अच्छी जानकारी, सब कुछ मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, आपको डेली टू डेली इनका टेस्ट लिया जाएगा, आप में जो कमियां होंगी उनको दूर कराने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चलाएंगे, तो देखिए अभी हम लोग मैप पढ़ेंगे। मैप होता क्या है कि आप मान लीजिए, अगर हम किसी भी घटना के बारे में आपको बताते हैं, जैसे हम कहें कि आज ओपेक देशों की बैठक हुई, या हम कहें कि इंडोनेशिया में कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, या फिर हम कहें कि यूरोप में किसी जगह G20 सम्मेलन होने वाला है, तब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये देश कहां पर है, उलझ जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला जो पोर्शन इंसान को करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान, वो होता है मैप। इस मैप के द्वारा आप पूरी दुनिया के बारे में जान जाएंगे, पूरी दुनिया में महाद्वीपों के बारे में, महासागर के बारे में, देश के बारे में, राज्यों के बारे में। और जब इतना कुछ जान जाएंगे तो इसके बाद अगर हम आपको कोई भी लोकेशन देंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। बाबू देखिए, जो मैप की समस्या है इसी को सुलझाने के लिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसी से शुरुआत किया जाए। और याद रखिएगा, कुछ टाइमिंग फिक्स की गई हैं जिसमें आपको डेली टू डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके पेपर में इन सभी चीज़ों का बहुत रोल समझ में आएगा। और इसके बाद आपका फीडबैक भी लेते रहेंगे कमेंट के माध्यम से। तो देखिए, मैप के लिए जो टाइमिंग तय किया है, तो डेली 8 से 9 के बीच में मॉर्निंग में आपको मैप की क्लास डेली मिलती रहेगी, ठीक है। और किसी कारणवश यदि नहीं मिलती है तो ये मत सोचिएगा कि उस दिन ब्लैंक रहेगा, कुछ ना कुछ आपको, क्योंकि हम लोगों का मेन काम है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना। तो करंट अफेयर से लेके इतने सारे विषय होते हैं, तो आपको यकीन मानिए कि अगले 6 महीने आप हमारे साथ मेहनत कर लीजिए, 7वें महीने में आप अपनी किस्मत को खुद लिख देंगे। देखिए, इसके बाद रात के समय अपलोड की जाएगी इंग्लिश की क्लासेस, और आने वाले समय में रीजनिंग और अन्य क्लासें भी समय के साथ अपलोड की जाएंगी। तो कल से याद रखिए और तैयार हो जाइए पूरी दुनिया घूमने के लिए, क्योंकि इस बार दुनिया घूमने में ना आपको पासपोर्ट चाहिए ना वीजा चाहिए, बल्कि सिर्फ क्या चाहिए, डेडिकेशन। और आप एक टेबल पकड़ लीजिए और उस टेबल में बैठ जाइए एकदम अड़िग होकर, और उसके बाद इस क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। और यकीन मानिए, इस पूरी सीरीज को जब आप कवर कर लेंगे तो आप अगले 6 महीने में इतना कॉन्फिडेंट में होंगे कि आप जिस एग्जाम में बैठ जाएंगे तो उस एग्जाम में आपका रिजल्ट निश्चित आएगा। इस बात का हमें पूर्ण यकीन है। अब आपकी बारी है, करिए खुद पर यकीन। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।